Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I am here with a new topic that is consumer protection and doctrine of negligence की बात हम लोग करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और किस तरीके से जो नेग्लिजेंस है उसको इंक्लूड करा गया है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, इसकी हम लोग बात करते हैं, राइट है। तो नेग्लिजेंस क्या है? फेलियर टू एक्सरसाइज reasonable skill as per the general standards and the prevalent situation is termed as medical negligence। ठीक है, तो जो मेडिकल नेग्लिजेंस है उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। किस उससे? द टू थिंग्स विच आर वाइटल बिफोर हियरिंग एनी केस रिलेटिंग टू मेडिकल नेग्लिजेंस when evaluating the standard of care as adopted in the practice by medical practitioner. The standard of care is accessed bearing in mind the knowledge obtainable at the time contemporary to the occurrence of the incident and not at the date of the ट्रायल। इन द सेंस क्या कह रहा है ये कि ये कहता है कि कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस का जो केस है उसमें कोई भी स्टैंडर्ड जो आपका इवैल्यूएट करने का क्या वो है कि जब भी कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जब भी किसी तरीके का जो उसके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली जो उसको ड्यू केयर जो है वो उसमें यूज़ करनी है, यानी कि उसमें इस्तेमाल करनी है, उसके लिए जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वो नहीं करता है जो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करके रखना है ताकि कोई भी इंसिडेंट जो है वो ना हो, तो यहाँ पर वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत आएगा, राइट है। At the time of emergence of medical negligence caused due to failure to use some particular medical equipment, the charge will not be successful if the medical equipment was not present or accessible at the time of moment of time on which it is recommended as must have been employed। ठीक है, अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस वही है जिसकी वजह से ड्यू टू फेलियर टू यूज़ सम पर्टिकुलर मेडिकल इक्विपमेंट जो है आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो वहाँ पर जब भी आप कोई केस लेकर आते हैं, अगर आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और आपसे ये कहते हैं कि भाई ये कीजिए, आप वो ये कहता है सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इस तरीके की, जैसे सपोज़ उन्होंने कहा कि भाई एमआरआई करनी पड़ेगी लेकिन हमारे एमआरआई की मशीन हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर नहीं है, आप कहीं और से करा लीजिए, आपको अपना पेशेंट जो है वो दूसरी जगह ले जाना पड़ा, तो यहाँ पर आप उस जगह के पास एमआरआई मशीन नहीं है, इसके लिए कोई केस नहीं डाल सकते कि अगर उनके पास होती और इन्होंने टाइम पर कर दिया होता तो ये जो पेशेंट है वो बच जाता या उसको और ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, तो यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कब है? जब एट द टाइम ऑफ जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जो है वो स्टैंडर्ड केयर जो है वो ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और अगर उसमें नहीं करता है वो चीज़ जो उसको करनी चाहिए और तब भी नहीं कर रहा है तो मेडिकल नेग्लिजेंस है, राइट। इट वाज ओनली आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूपी शांता द मेडिकल प्रोफेशन हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस केस के बाद जो है इसको मेडिकल नेग्लिजेंस को इंक्लूड किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्विसेज की, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सर्विसेज में आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इट कनोट्स अ रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट कि विच इन्वॉल्व्स कि एक बंदे ने एक पर्सन को हायर कर रखा है, जो मास्टर है वो सर्वेंट से अपना काम करा रहा है, provided by the master to the servant with respect to the mode and manner of the performance of the order। ठीक है, this does not come within the purview of कोपरा। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो कोपरा में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं आएगा। जो मास्टर और सर्वेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत जो सर्विसेज हैं वो कोपरा में नहीं आते। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, contract of service and contract for service, it refers to the contract in which one party accepts to render services, for example professional or technical services to or
for some other person in the discharge or conduct of which he is not bound by any control direction but is employs his प्रोफेशनल स्किल एंड एक्सरसाइजेज हिज ओन नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने किसी को हायर किया है, किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने हायर किया है, कोई आर्किटेक्ट है, आपने उसको हायर करा है कि आपको मुझे इसका नक्शा बना के देना है, तो ये क्या है, ये उस अपनी प्रोफेशनल इसको इस्तेमाल करते हुए एक पर्टिकुलर चीज़ को आएगा, तो वो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस आएगा। ठीक है, in order to bring service within the purview of the definition provided it is necessary कि जो सर्विसेज हैं शुड नॉट बी फ्री ऑफ चार्ज। आपको अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाना है तो उसको चार्जेस उसमें नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर एक्ट। पर्सनल सर्विस का को जो है, जैसे जो आपका मास्टर सर्वेंट का है या आपने पर्सनल एक नौकर रख रखा है, उसको आप अपने ऑर्डर्स डायरेक्शन दे रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहा है, तो अगर वो कल को काम नहीं करता है तो वहाँ पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जा सकते। Definition medical services therefore medical services under the contract of personal services are rendered free of cost will not be within the scope of the definition of the services itself. Free medical services covered under Consumer Protection Act. In the judgment Medical Association versus Vipin Shahanta, the court chose to assume a narrow approach for the cases pertinent to free medical care. ठीक है, फ्री मेडिकल केयर की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आती है। सर्विसेज, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि सर्विसेज जो फ्री ऑफ चार्ज है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से सर्विसेज विच आर रेंडर्ड फ्री टू एवरीवन अवेलिंग देम, वो चीज़ें नहीं आ सकती। द सर्विसेज विच मस्ट बी अवेल बाय पेमेंट बाय एवरीवन अवेलिंग ऑफ देम, और द सर्विसेज विच आर अवेल यूजली बाय पेमेंट हाउएवर आर मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड टू देम। तो अगर इस तरीके की आती है तो क्या कहते हैं, वो इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर अप होती हैं। कौन कौन सी, जो कि सबके लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक ने ए ने तो पैसा नहीं दिया और बाकी सब पैसे दे रहे हैं। जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सर्विसेज के अंदर आती है, जो कि सबके ही पेमेंट के द्वारा दी गई है। ठीक है, पेमेंट देना है और सभी पेमेंट दे रहे हैं, वो भी सर्विसेज आती हैं। और जो कि क्या कहते हैं, जो कि पेमेंट से तो आती है लेकिन एक ग्रुप ऑफ सेक्शन है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सर्विसेज भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, इस केस के थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाई गई है। क्योंकि फ्री सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का परव्यू नहीं है, लेकिन इस केस में कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके अंतर्गत लाई गई हैं। द एपेक्स कोर्ट इन द लैंडमार्क जगह फाउंड दैट द सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल विच फॉल इन द सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी विल बी कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सर्विस एज डिफाइंड इन द एक्ट। ठीक है, एडिशनली एनी फोरम अ केस इन्वॉल्व्स एन इशू। फोरम्स आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सेट, मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरीके से। मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन दीज 3 कंसिडरेशन बिफोर कमिंग टू अ डिसीजन। जब भी कोई भी इशू फोरम के पास पहुंचता है, कौन कौन से फोरम है वो मैं आपको बताऊंगी। फोरम के पास पहुंचेगा तो इन चीज़ों को जो है कंसिडर करना होगा बिफोर गिविंग एनी डिसीजन की लेजिटिमेट और डिसिप्लिनरी मेथड मस्ट बी इनिशिएटेड ऑन द फर्म इनिशिएटेड ऑन फर्म वर्चुअस एंड साइंटिफिक ग्राउंड। आप जो हैं वो एक प्रॉपर तरीके से, जो कोर्ट्स जिस तरीके से काम करती हैं उसी तरीके से आपको प्रॉपर काम करना है। द पेशेंट्स विल बी ट्रीटेड इफ एक्चुअल कॉजेज ऑफ हार्म आर कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड, तो उनको सही से ट्रीट किया जाए। न्यूमरस इंसिडेंट इंक्लूड अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोर देन 1 person, देन इट इज़ लाइकली टू होल्ड अकाउंटेबल द लास्ट discernible element in the chain of causation and many accuse this person of holding smoking gun in the sense कि अगर एक से ज़्यादा आदमी अगर इन्वॉल्व है तो जब फोरम अपना केस डिसाइड करे तो प्लीज़ मेक श्योर करे कि जो सारी एक क्राइम को करने के लिए या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं अगर वो नहीं की गई हैं तो ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी हेल्ड लायबल for the damage caused to the plaintiff or to the applicant by the defendant, right?
बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? द पेशेंट और रिलेटिव्स हैव द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव नेग्लिजेंस एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द relatives has no access, for example in a nursery, intensive care unit, operation theater, ऐसी जहाँ पर जो आपके पेशेंट्स या रिलेटिव्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं या पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर कंट्रोल में होता है, तो वहाँ पर ऐसे केसेस में तो आप भाई प्रूव भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको प्रूव होगा कि ये नेग्लिजेंस है, वहाँ पर प्रूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको अलेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो दूसरा डॉक्टर है उन्हें प्रॉपर जो है अपना बर्डन प्रूव करना पड़ेगा। रेस इप्सा लोक्यूटर इज ए स्टेट ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस वेयर थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ एंड हेंस देयर इज नो नीड टू प्रूव। जैसे कि आप ऑपरेशन थिएटर में जो है डॉक्टर एक पेशेंट को लेकर गया, उसने पेशेंट के पेट में सीजर छोड़ दी, अब जो है पेशेंट जो है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है नेग्लिजेंस। आपका जो एक पेट में जो सीजर छोड़ना इटसेल्फ ये दिखाता है कि आपने कितनी बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंस करी है। ठीक है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, जो मैं फोरम की पीछे बात कर रही थी वो क्या है कि यहाँ पर कुछ कंज्यूमर फोरम्स जो आपके सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कुछ फोरम्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई हैं टू कर्टेल डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर्स। तो क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो इसमें एक टाइम पीरियड होती है कि जैसे ही कोई भी केस अराइज होता है, अ नोटिस इज सेंट टू द रिस्पोंडेंट आफ्टर द कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड। एक कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है और उसको एक नोटिस भेजा जाता है जो रिस्पोंडेंट को 45 दिन के अंदर जो है उसको रिप्लाई करना होता है। फेलिंग विच एक्स पार्टी, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिसीजन दिया जाता है, जिसके बाद वो 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है, अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो स्टेट फोरम में कर सकता है, स्टेट में चला गया तो वो नेशनल फोरम में कर सकता है। एन अपील इज फाइल्ड टू द हायर कमीशन विद इन 30 days। एन अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड अपीलेट जुरिडिक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड विद द नेशनल कमीशन, यानी कि हाई लेवल जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर फोरम, हाई कोर्ट यानी कि स्टेट लेवल पे, और आपका नेशनल लेवल पे कंज्यूमर फोरम जो है। फॉर अ फर्दर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, एनी वर्डिक्ट रेंडर्ड बाय द नेशनल कमीशन कैन बी चैलेंज इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल। अगर आपका नेशनल कमीशन से भी आप जो है, नेशनल कमीशन हायर अथॉरिटी है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, अगर उसके भी डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप सीधे जो है एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। वो कौन सी, आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस तरीके से फाइल किया जाता, कंज्यूमर कंप्लेंट जो है किस तरीके से फाइल की जाती है, रजिस्ट्री कमीशन में जाके आप विद इन द 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि आपके साथ कुछ हुआ है उसके कॉज ऑफ एक्शन के 2 साल के अंदर जो है आप जा सकते हैं। वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम्ड इज मोर देन 10 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट अपील आप कहाँ कर सकते हैं, आप स्टेट कमीशन में कर सकते हैं इन द एप्लीकेंट ऑफ इट्स पावर ग्रांटेड, और ये किस में कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर कर सकते हैं जब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे से आपको वो आता है। रिवीजन पिटिशन कैन बी फाइल्ड आस्क द रिकॉर्ड्स एंड एडवांस सुटेबल ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट विच इज लाइंग अनरिजॉल्व्ड और हैज़ बीन डिटर्मिन्ड बाय एनी स्टेट कमीशन विद इन 19 days। आप रिवीजन के पिटिशन फाइल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हुआ है, आपको ये लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व रह गई हैं, तो आप रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। द नेशनल कमीशन मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीड पार्टी और इट्स ओन विल एट एनी जंक्शन ऑफ द प्रोसीडिंग इन द बेस्ट interest of equity transfer any complaint lying unresolved before the district forum of one state to the district forum of another state or before one state commission to another। यानी कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी आप फाइल कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं नेशनल कमीशन के सामने कि भाई मेरी जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से दूसरी स्टेट कमीशन में फ़ाइल किया जाए। आप कहाँ पर कौन कौन सी कंप्लेंट जो है कहाँ कहाँ पर डाल सकते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द क्लेम इज़ मोर देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको सीधे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि एक जुडिक्शन होता है ना कि इतने तक के अमाउंट के ही आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुने जा सकते हैं। वैसे ही अगर 20 लाख तक का है बट विद इन 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो विद इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो स्टेट लेवल पे डालना है। और अगर क्या कहते हैं अप टू 20 लाख तक का है, यानी कि 0 से 20 लाख तक का है, तो
आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में डाल सकते हैं। ई कंप्लेंट्स ऑल्सो आप अब ई कंप्लेंट्स भी क्या कहते हैं फाइल करी जाती है, जिसके तहत आप ऑनलाइन भी जो है अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। किस तरीके से कंपोजिशन क्या है कि क्या फोरम जो है फोरम में कौन कौन लोग होने चाहिए, तो एक डिस्ट्रिक्ट फोरम वुड कंप्राइज ऑफ अ प्रेसिडेंट, कौन होगा, जो कि क्वालिफाइड होगा और हैज़ बीन क्वालिफाइड, रिटायर हो चुका है या रिटायर हो चुका है। 2 अदर मेंबर्स हैविंग एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, पोजेस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक लॉ, कॉमर्स, और वन ऑफ हुम शैल बी अ वुमेन, एक औरत होनी चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, इन 2 में से एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो एक वुमेन होनी चाहिए। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में कौन कौन से होने चाहिए, पर्सन हु इज जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या होस्ट मतलब रिटायर हो चुका है, इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए, सेम वो होनी चाहिए कि क्या कहते हैं आपके 2 मेंबर्स, उनके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, सेम जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए, और उसमें से एक जो मेंबर होनी चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी ये अपॉइंटमेंट्स होंगे, यानी कि स्टेट कमीशन के जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, वो कंसल्टेशन होगी एक कमेटी की, कंसल्टेशन विद द कमेटी, और उस कमेटी में कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन होना चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, और सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी में रिकमेंडेशंस आएंगी, उस रिकमेंडेशन में से ये चूज़ किया जाएगा कि कौन पर्सन होगा जो कि प्रेसिडेंट होगा, और कौन पर्सन होंगे जो दूसरे और मेंबर्स होंगे जो कि उस फोरम का हिस्सा होंगे किसी भी कंज्यूमर रिड्रेसल को सुनने के लिए। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम, यानी कि नेशनल लेवल पे है, तो president appointed by the central government who is judge or has been judge of Supreme Court, and these appointments are made after consulting with the Chief Justice of India. National Consumer Forum के जो है वो Chief Justice of India के recommendation पर ही होंगे। 4 अदर मेंबर्स, 4 अलग मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए। यानी कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या था, एक प्रेसिडेंट था प्लस 2 मेंबर थे, जिसमें कि एक वुमेन थी। ऐसे स्टेट पे था एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर जैसे कि वुमेन। इसमें क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है आपका, एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर, जिसमें कि एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या दिया गया था, आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो है आपको क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 लोग होंगे, स्टेट लेवल पे भी 3 लोग होंगे, और आपके जो नेशनल लेवल है उसमें 5 लोग होंगे जो कि कंज्यूमर फोरम का हिस्सा बनाते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी। यानी कि नेशनल फोरम के भी जो लोग होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट्स होगी, जो कि एक कमेटी के थ्रू जो भी नाम दिए जाएंगे उनका अपॉइंटमेंट जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, लेकिन वो जो रिकमेंडेशन आएगी वो कमेटी के थ्रू आएगी। कौन आएगी, जज हु इज़ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी जो है लीगल अफेयर्स के, और जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, उनके थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट आपके होंगे। तो आपने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, टॉपिक में ये पढ़ा कि आपका मेडिकल नेग्लिजेंस होता है, तो मेडिकल नेग्लिजेंस कौन कौन से किस तरीके के मेडिकल नेग्लिजेंस को जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाया गया। साथ के साथ हम लोगों ने फोरम की बात करी कि फोरम जो है वो जब आपके पास कोई भी इशू अराइज होता है तो आप किस प्रकार से फोरम में कमीशन में जो है अपनी क्या कहते हैं
एप्लीकेशन जो है फ़ाइल कर सकते हैं। 2 साल के अंदर जो है आपका अगर आपका कोई भी कॉज अराइज हो जाता है तो 2 साल के अंदर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जा सकते हैं। आपको नोटिस दिया जाएगा रेस्पोंडेंट को 45 दिन के अंदर आप जवाब देना है। जवाब नहीं देंगे तो आपका जो कंप्लेनेंट है उसके लिए एक्स पार्टे ऑर्डर हो जाएगा। आप उसके खिलाफ अपील जा सकते हैं 30 दिन के अंदर। आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। आप डायरेक्ट जब केस फाइल करेंगे तो आप कितने तक के अमाउंट के जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। अगर कहाँ पे हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है, अगर आप का जो अमाउंट है, आपका अमाउंट अगर 20 लाख से कम तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोग केस फाइल करेंगे, यानी कि उसकी जुरिडिक्शन 20 लाख तक के केसेस सुनने की है। उससे ज़्यादा का है, आप 1 करोड़ से कम का है तो स्टेट कमीशन में जाएंगे, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो नेशनल कमीशन में जाएंगे। ठीक है। और अगर आप नेशनल कमीशन, सपोज आप इस डिस्ट्रिक्ट चले गए, स्टेट चले गए, नेशनल कमीशन के जो ऑर्डर है उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आपके पास एक फाइनल अथॉरिटी अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप वहाँ पर एक पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।